इंडिया में अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो ईवी आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पेट्रोल डीजल आउटडेट होते जा रहे हैं, ईवी इज द न्यू थिंग एंड दैट इज योर बेस्ट बेट। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ईवी बढ़िया क्यों है, कैलकुलेशंस भी करेंगे, पेट्रोल डीजल में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छा है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका माई मोटर टॉक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ के लिए रुके, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरुआत करते हैं दोस्तों सिंपल मैथ से। कैलकुलेट करते हैं कि पेट्रोल कार कितने खर्चे में चलती है, वहीं पे ईवी कार के लिए कितना खर्चा आता है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि इस पेट्रोल कार की फ्यूल एफिशिएंसी है 12 किलोमीटर पर लीटर। पेट्रोल की प्राइस है लगभग 100 रुपए पर किलोमीटर, इंडिया का एवरेज मान लेंगे। तो कॉस्ट पर किलोमीटर क्या आएगी, 100 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करते हैं, 100 को 12 से डिवाइड करना है। तो मेरे ख्याल से 12 5 आर 60, तो 12 8 आर 96। हाँ 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 ठीक है। तो 96 आ गया, 96 हो गया तो नीचे आएगा 4, तो उसके बाद 12 3 आर 36, तो लगभग 8.33 हमारा पर किलोमीटर कॉस्ट आया, वो भी एक नॉर्मल एवरेज पेट्रोल कार के लिए। वहीं पर ईवी की एफिशिएंसी लगभग 0.2 किलोवाट आवर पर किलोमीटर मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है भाई 10 रुपीज पर किलोवाट आवर, और इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो 0.2 इंटू 10 दो रुपए पर किलोमीटर आपको मिल जाएगा। माफ कीजिए, गणित थोड़ा कच्चा है बट एक्सेल आपको मदद कर देता है। तो मान लेते हैं दोस्तों 50 किलोमीटर हर दिन आप गाड़ी चलाते हो, ऑन एवरेज पकड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ईवी कंसिडर भी कर रहे हो तो एक आदमी ईवी तब कंसिडर करता है जब उसका रनिंग ज्यादा है, वो एक चीज है, या फिर दूसरी चीज ये होती है कि यार मुझे एनवायरनमेंट सेव करना है, और ये वाले लोग जो है वो थोड़े कम होते हैं। अगर दिन का 50 किलोमीटर है तो 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 किलोमीटर हर दिन चलाओगे गाड़ी। वहीं पे पेट्रोल का अगर हम मल्टीप्लाई करें 1500 इंटू 8.33, हमें मिलता है 12,495, और वहीं पर ईवी का आपको 1500 इंटू 2 यानी 3000 रुपए। तो आप भी यहाँ पर लॉजिकली बता सकते हो कि एक नंबर बहुत बड़ा है, एक नंबर बहुत छोटा है। तो लगभग 9,500 रुपए एक आदमी सेव कर लेता है अगर वो ईवी चलाता है 50 किलोमीटर पर डे। पेट्रोल और डीजल खराब है, बट क्यों? इसका एक कारण है कि हमारी गवर्नमेंट, उनको मन कर देता है कि भाई आज टैक्स बढ़ाएंगे तो बढ़ा देंगे, इच्छा हुई तो कम कर देंगे तो कम हो जाएगी, डीजल कार्स को बैन कर देंगे तो बैन कर देंगे। इससे जनता का क्या मतलब है? उनको तो बैन करना है, जनता थोड़ी ना चलाती है डीजल या पेट्रोल गाड़ियां। तो एक तो चीज गवर्नमेंट हो गई, दूसरी चीज अनप्रेडिक्टेबल प्राइसेस। अनप्रेडिक्टेबल प्राइसेस मैंने तो बता दिया, एक तो हमारे टैक्सेस है, दूसरी चीज वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसी चलती है इसके हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो भी डिफर करते हैं। इसके वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस वो भी डिफर करेंगे। एक टाइम था जब पेट्रोल 50 रुपए का हुआ करता था, अब हम 100 रुपए देते हैं, और इसका कारण यही है कि हम 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज पेट्रोल डीजल की हायर रनिंग कॉस्ट है, तो उसके वजह से भी ओवरऑल आदमी को थोड़ी बहुत परेशान होती है, यार पेट्रोल पैसे देने पड़ते हैं। फिर मेंटेनेंस की बात आ जाती है। पेट्रोल डीजल कार्स को मेंटेन करना जरूरी है, ऑयल चेंज करना पड़ता है, फिल्टर्स चेंज करने पड़ते हैं, स्पार्क प्लग्स, क्लच, गियर बॉक्स, मूविंग पार्ट्स ही इतने हैं, तो पार्ट्स आपको टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं वेयर एंड टेयर के हिसाब से। इसके वजह से पोल्यूशन भी होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईवी की वजह से नहीं होता, इसका मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ओवरऑल अगर आप इंटरनल कंबशन इंजन की एफिशिएंसी देखें, ना कि फ्यूल इकोनॉमी, एफिशिएंसी, ये सिर्फ 33% एफिशिएंट होता है। वेर एज ईवी हम कह सकते हैं कि लगभग 80 to 90% एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी जितना वो पावर है उसमें वो दे पाता है पूरी पूरी। पेट्रोल और डीजल कार्स नहीं दे पाते, क्योंकि एक तो एग्जॉस्ट से हमारी 33% निकल गई, दूसरा साइड है हमारे एफिशिएंसी निकल जाने का जो कि है हीट। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हमारा पेट्रोल और डीजल इंजन सिर्फ 33% एफिशिएंट है। आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि यार ईवी अगर खरीद रहे हो तो अपफ्रंट प्राइस ज्यादा है। आप गलत नहीं हो, और इसके वजह से टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैसे चेंज होगी ये बताता हूँ। जहां पर आप पेट्रोल और डीजल कार सस्ते में खरीद सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर 15 लाख की गाड़ी है तो वो 15 लाख की गाड़ी पेट्रोल में आपको मिल जाएगी। बट वही गाड़ी अगर इलेक्ट्रीफाइड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहां पर पहुंची नहीं है, मटेरियल की कॉस्ट उतनी ज्यादा है, वही गाड़ी आपको लगभग 20 या 21 लाख में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो 6 लाख रुपए आप अपफ्रंट ज्यादा दोगे ईवी के लिए। तो मान लेते हैं दोस्तों आप अगर गाड़ी लोन पे ही लेने वाले हो तो ऑब्वियसली ईएमआई में फर्क होगा, क्योंकि एक की तो प्राइस ज्यादा है, दूसरे की प्राइस काफी कम है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पर ईएमआई ऑब्वियसली वेरी होगा।
तो मान लीजिए कि आप अगर 4-5 हज़ार रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, मैं कहूँगा कि ईवी अगर खरीद रहे हो और ईएमआई आपको स्टडी ही रखना है तो लंबा ईएमआई खरीदो, और ईवी सबसे ज़्यादा अगर चलाओगे तब भी आपको ईवी फायदेमंद होती है। लगभग 2.3 लाख का आपका फायदा होता है पेट्रोल कार और डीजल कार के बीच। और ऑब्वियसली ईवी की सर्विसिंग में क्या ही करोगे, एक गियरबॉक्स ऑयल होता है, कूलेंट होता है, और थोड़ा बहुत टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। इसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल कार्स, तो वहां पर आपके पैसे बच गए। फिर चार्जिंग का क्या सीन है भाई? देखिए, अगर आप ईवी ही खरीदने वाले होंगे तो ज़्यादातर टाइम पे आपने कंसिडर किया होता है कि हाँ, मैं घर पे चार्ज करूंगा, और उसके वजह से आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। बट थोड़ी बहुत चीज़ें अलग से होती है कि अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो उनसे परमिशन लगती है, आपका खुद का पार्किंग लगता है, और वहीं पे आप चार्ज कर सकते हो गाड़ी। अगर आप ऑफिस को गाड़ी लेकर जाते हैं तो बहुत सारे ऑफिसेज में आपको चार्जेस मिल जाते हैं, और वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक कार, हाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे, बट वहां पर आप ईवी चार्ज कर पाओगे। अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो आपके पब्लिक फास्ट चार्जेस भी हैं। पब्लिक फास्ट चार्जेस के लिए हाँ थोड़ी बहुत आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, टेरेन कैसा है, और वहां पर चार्जिंग पॉइंट्स क्या है, और मैं कहाँ रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ जहाँ पर मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से चार्ज कर पाऊँ। ये क्योंकि चार्जर्स थोड़े स्केर्स है व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल पंप्स, डीजल पंप्स, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट अगर प्लान करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वैसे भी फास्ट चार्जर में 30-40 मिनट में मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी आपकी 80% चार्ज हो जाती है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले होंगे तो हाँ थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, एक आधे पौने घंटे के अलावा आपको हो सकता है कि एक सवा घंटा रुकना पड़े। बट चांसेस आर कि इन चार्जिंग स्टेशन पे आपको फूड मॉल्स मिल जाए, फूड मॉल्स में थोड़ा बहुत आप रुक सकते हो, खाना खा सकते हो, बट ये हमेशा का सीन नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। फिर सबसे बड़ा पॉइंट आता है ईवी के लिए कि रेंज क्या है, बैटरी कितनी टिकेगी, वारंटी क्या है। और मेनली डाउट यही होते हैं लोगों के मन में कि रेंज कितनी मिलेगी। तो रेंज की अगर बात करें तो अगर आप वन वे 40 किलोमीटर जाओगे, वापस आओगे 80%, उसका 30% अगर आप ऐड करोगे तो लगभग 100-110 किलोमीटर वाली गाड़ी आपको ठीक होगी। लॉन्ग ड्राइव्स पे नहीं जा पाओगे ऐसे गाड़ियों में, बट आपका डेली कम्यूट जो है, वो प्लान ट्रिप्स जो होती है, रेगुलर ट्रिप्स जो होती है, वो आपकी हमेशा होगी। फिर बात आती है भाई वारंटी क्या है। ज्यादातर कार मैन्युफैक्चरर्स आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे देते हैं। अब एमजी जैसे थोड़े ब्रांड्स भी हैं कि थोड़े प्रोडक्ट्स में आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल जाती है, यानी गाड़ी के लाइफ टाइम, आपकी लाइफ टाइम नहीं, गाड़ी के लाइफ टाइम में अगर बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कंपनी बोलती है कि हाँ हम देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। इसके अलावा आपको एक और चीज समझनी है जो कि है डेग्रेडेशन। देखिए, जैसे आप कार की बैटरी यूज करते हो, कार की बैटरी की 100% अगर मान लो 100 किलोमीटर रेंज है, तो हो सकता है कि थोड़े साल बाद वो गाड़ी 80 किलोमीटर रेंज दे, और ये नॉर्मल है, ये होना नॉर्मल है। यही बैटरी आपके अगर फोन में लगी है तो वो भी वही करेगी कि यार 80% बैकअप ही दे पाएगी, पहले 100% बैकअप देती थी, और ये होता रहेगा। तो आपको भी समझना है कि हाँ भाई, ओवर टाइम जितनी गाड़ी में यूज करूंगा या यूज करूंगी, उसके बाद बैटरी की कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। जनरली ये चीज 7-8-10 साल बाद ही होती है, तुरंत नहीं होती। तो उतने साल मैं कहूंगा कि अगर आप ईवी ही चलाने वाले हो तो उतने साल भाई बहुत चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर आप बैटरी अच्छे से चार्ज भी करते हो, यानी घर पे चार्ज करते हो, 10 बार फास्ट चार्ज नहीं करते, तब आपकी बैटरी बहुत लंबी चलती है। हमारा सबका टेंशन है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यार ईवी खरीदूंगा, बैटरी खराब होगी, मुझे 5-6 लाख रुपए अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस बोलेगा, ओईएम बोलेगी वारंटी खत्म हो गई। मैं क्या करूं भाई, मुझे तो 6-7 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। और आपका मानना सही है, बट इसके साथ आपको दो ऑप्शन आते हैं कि आप ईवी की बैटरी रिफर्बिश कर सकते हैं, जहां पर जो खराब सेल्स है वही आप रिप्लेस करिए और आपकी बैटरी नई जैसी हो जाएगी, ऑलमोस्ट नई जैसी। और दूसरी चीज ये है कि यार ये टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही है, क्योंकि मास मार्केट में ईवी आ चुकी है, उसके वजह से ईवी के पार्ट्स भी सस्ते होते जा रहे हैं, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन में जा रहे हैं। तो हाँ, आज अगर बैटरी 6 लाख की है, थोड़े साल बाद हो सकता है वही बैटरी 3.5-4 लाख की हो जाए, वहां पर थोड़े आपके पैसे बच जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों एवरीडे एक्सपीरियंस, यानी गाड़ी चलाकर आप कैसे होगे, क्या आपको फील होगा। पेट्रोल डीजल का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत सारी चीजें होती है। ऑयल होता है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर। एसी फिल्टर तो हालांकि इसमें भी होता है, ईवी में भी होता है, बट ओवरऑल इतने सारे मूविंग पार्ट्स है कि सर्विस करना जरूरी होता है, और टाइम टू टाइम अगर नहीं करते तो वो खराब होना भी नेचुरल है। वहीं पर ईवी में क्योंकि ज़्यादा पार्ट्स है नहीं, तो वहाँ पर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस जैसे मैंने पहले कहा कि ऑयल चेंज कर लो। ये ऑयल भी आपके गियर बॉक्स का है।
अब एवरीडे एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास मैनुअल पेट्रोल या डीजल कार है तो रोज आपको गियर चेंज करने हैं, क्लच दबाना है, क्लच वेयर होगा, उसका खर्चा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आएगा। टाइमिंग बेल्ट है और ब्रेक्स ऑब्वियसली दबाने पड़ेंगे। ईवी के साथ आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से ना कि सिर्फ आपकी गाड़ी स्लो डाउन होती है बट ब्रेक्स भी लगते हैं, जिसके वजह से मोटर आपकी ब्रेक कर रही है, बैटरी चार्ज कर रही है और आपके ब्रेक पैड भी नहीं घिस रहे और ब्रेक ओवरहीट भी नहीं हो रहे। तो ओवरऑल ये सेफ्टी के हिसाब से भी सही है, बैटरी के हिसाब से भी सही है और आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तो रिलैक्स्ड बैठोगे, बस एक्सेलरेटर छोड़ दिया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग शुरू हो जाता है, गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है और इसकी वजह से आपके ब्रेक पैड जो है वो बहुत लंबे चलते हैं, स्पेशली ईवीज में। मैंने लोगों की कहानियां सुने हैं कि भाई मेरे गाड़ी का ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार किलोमीटर हो गया, मैंने अभी तक एक भी बार ब्रेक पैड चेंज नहीं करे और अभी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर बात करते हैं कॉमन कंसर्न्स के बारे में। पहली है रेंज एंग्जाइटी, कि यार मेरी गाड़ी रेटेड है 500 किलोमीटर, देगी 400 या 300 किलोमीटर, मैं अगर दूर जाना चाहूँ तो कैसे जाऊँगा? बात सही है आपकी। ये अगर दूर जाना है तो आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि प्लान करके जाओ। अगर प्लान करके जाओगे तो इंडिया में पूरा पूरा आप जा पाओगे। टाटा ने भी ये प्रूव कर लिया है कि कश्मीर टू कन्याकुमारी आप चार्ज करते करते गाड़ी चला सकते हो और ये नेक्सॉन ईवी के साथ किया उन्होंने। और डेली कम्यूट के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए तो हफ्ते में एक बार चार्ज कर लो यार, उसके बाद आपकी गाड़ी चलती रहेगी। आप बोलोगे कि तुम बोल रहे हो चार्ज कर लो जाकर, चार्ज के लिए भी कभी कभी 1-1.5 घंटा लग जाता है। हम क्या 1-1.5 घंटा बैठते रहे? ये आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम तब आएगा अगर आपके पास स्लो चार्जर है या आपको स्लो चार्जर मिल जाता है। ज़्यादातर टाइम पे आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा जहाँ पर 80% तक आपकी गाड़ी लगभग पौने घंटे में चार्ज हो जाएगी। अब मेन कंसर्न ये है कि रीसेल वैल्यू, भाई रीसेल वैल्यू ज़्यादा है नहीं। अब ऑनेस्टली बताऊं तो ईवी की सेकेंड हैंड मार्केट में अभी भी डिमांड है नहीं। नॉट टू से कि आगे जाकर बढ़ेगी नहीं, आज डिमांड नहीं है। अगर आप आपकी ईवी आज बेचने भी जाओ तो हो सकता है यार जाकर आपको सिर्फ 50% वैल्यू मिलेगी, आप भी उदास होंगे। तो ईवी मैं कहूँगा कि तब खरीदना जब आपको 100% पता है कि हाँ अगले 10 साल या 8 साल मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, यूज़ करूँगा और 8 साल बाद अगर रीसेल वैल्यू नहीं मिलती तो बिना उदास होकर स्क्रैप कर पाऊंगा, तब जाकर आपको सेंस बनाएगी गाड़ी। फिर बात है कि बाय किसने करनी चाहिए? बाय उन्होंने करनी चाहिए जो एक तो सिटी कम्यूटर्स हैं, जिनके प्लान ट्रिप्स इवन लॉन्ग है, जनरल प्लान ट्रिप्स जो होते हैं वो करते हैं, उनके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। आपके फ्यूल में बहुत पैसा बच जाएगा, फिर मेंटेनेंस में पैसा बच जाएगा। हाँ, टाइम टू टाइम हो सकता है कि क्योंकि ईवी का टायर थोड़ा सॉफ्ट होता है, लो रेजिस्टेंस टायर होता है, वो सॉफ्ट होने की वजह से ख़राब भी जल्दी हो जाता है और गाड़ी का वेट भी ज़्यादा होता है, तो वो एक खर्चा आपको बेयर करना पड़ सकता है, बट अदरवाइज मेंटेनेंस का कोई कॉस्ट नहीं आएगा। अब गाड़ी खरीदने वाले ही होंगे तो मैं आपको एक चेकलिस्ट भी दे देता हूँ। पहली चीज़, बैटरी वारंटी डिटेल्स जान लो। बैटरी वारंटी कितनी है, कितने किलोमीटर है, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो। फाइन प्रिंट में आपको वो बोल सकते कि नहीं देंगे जा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, रियल वर्ल्ड रेंज जान लो, ना कि जो सेल्समैन का है, ना कि जो ब्रोशर में लिखा है, ना कि वेबसाइट पे जो लिखा है, ना, आपको एक्चुअल फोरम्स पे जाना है, वहाँ पर चेक करना है कि यार रेंज आपको कितनी मिलती है, वो आपको पता चल जाएगी। दूसरी चीज़, एक्चुअल जो ईवी ओन करते हैं वो मॉडल या सिमिलर ईवीज जो ओन करते हैं उनके पास जाओ और पूछो कि भाई आपको रेंज कितनी मिलती है, तब जाकर आपको रियल वर्ल्ड रेंज पता चलेगी। ईवी में आज भी ग्लिचेस आते हैं, इसके वजह से एक और चीज़ आपको जाननी है कि सर्विस सेंटर कहाँ है, या फिर ओवर द एयर अपडेट से आपकी गाड़ी ठीक हो सकती है या नहीं, ये भी जान लो। और हाँ, सब्सिडीज़ क्या है ये भी देख लो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया ईवी कितना फ़ायदेमंद है, आपको क्या चेकआउट करना है, क्यों बेस्ट है, किसके लिए बेस्ट है, और होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।